नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना। कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी के पार्ट 12 के साथ हम लोगों ने कैपिटल गेन की गणना, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, आइदर दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स के संबंध में हमने लंबा चर्चा की अब तक के सारे पार्ट्स में। अब समय है कि हम डिस्कस करें कि ये जो कैपिटल गेन्स हमने कैलकुलेट किया, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पे टैक्स कैसे लगता है, किस दर से लगता है, किस प्रकार से वो अन्य हेड्स की इनकम से भिन्न है। इस संबंध में जो रूल्स हैं उनकी चर्चा हम इस पार्ट में करेंगे। टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स में हम जानते हैं कि दो तरह के कैपिटल गेन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोनों जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हैं, इनके लिए टैक्सेबिलिटी की अलग अलग रेट्स और अलग 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 नियम हैं। अगर हम ब्रॉड रूप में इसकी इन पूरे कैपिटल गेन हेड की टैक्सेबिलिटी की चर्चा करें तो इस स्लाइड में आप देखिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो तीन तरह के पार्ट्स में बांटा गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर स्पेशल टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं, और वो स्पेशल टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे तो कब कौन सा रेट अप्लाई होगा, इस पर्पस से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को तीन पार्ट्स में बांटते हैं। एक ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112 ए में कवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स से संबंधित है। ऐसी दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां जो धारा 112 ए के अंतर्गत आती हैं, उनसे उत्पन्न होने वाला दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये अलग रेट से, अलग तरह से, अलग नियमों से टैक्सेबल होगा। इसके साथ ही जो ऐसे लिस्टेड शेयर्स हैं या जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, वो उनका टैक्सेबल करने का तरीका, उनके टैक्सेबल करने के रेट्स अलग हैं, उनके संबंध में आयकर के नियम अलग हैं। इन दो प्रकार के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि जो ऐसी सिक्योरिटीज से संबंधित हैं जो सेक्शन 112 के अंतर्गत कवर्ड हैं, या फिर जो 112 के अंतर्गत कवर्ड नहीं है लेकिन लिस्टेड शेयर्स या जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, उनके ऊपर भी अलग तरह का रेट्स है। जो संपत्तियां न तो 112 ए सेक्शन के अंतर्गत आती हैं, न वो लिस्टेड शेयर्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, तो उस दशा के अंदर जो रिमेनिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हैं, उनमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जनरल रेट इस्तेमाल करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेबल करने के लिए तीन अलग अलग तरह के हमने कैटेगरीज बनाई हैं। इसी प्रकार से यदि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को देखें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दो कैटेगरीज में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ऐसी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अल्पकालीन पूंजी लाभ जो धारा 111 ए के अंतर्गत कवर्ड है। जिस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सेक्शन 112 ए है, उसी तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए धारा 111 ए है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज से संबंधित हैं, जिनके ऊपर धारा 111 ए अप्लाई होती है, उनके लिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है, जिनकी चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111 ए से कवर्ड नहीं है, शेष बचे हुए सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो हैं वो एकदम ऑर्डिनरी इनकम मानी जाती है, और उनके ऊपर कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं है। उनको हम अदर टोटल इनकम, चाहे वो सैलरी की इनकम हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, चाहे वो बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो, हम उनको अदर हेड्स की इनकम के साथ क्लब कर देते हैं, और उनके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट टैक्स लगता है। तो यहाँ हमने देखा कि जहाँ हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तीन भागों में कैटेगराइज करके उनका टैक्सेशन के रूल्स पढ़ेंगे, वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के संबंध में हमको दो भागों में कैटेगराइज करना है। एक 111 ए के अंतर्गत आने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और जो 111 ए से कवर्ड नहीं होते,
उनके संबंध में हमको कोई नियम नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि वो एक सामान्य आय मानी जाती है और उनको अन्य आयों के साथ क्लब करके हम उसके ऊपर स्लैब रेट या सामान्य करों की दर लगाते हुए टैक्सेबल करते हैं। तो जहाँ तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से संबंधित हमने यहाँ चर्चा की 111 ए एंड 112 ए की। तो धारा 111 ए और धारा 112 ए के अंतर्गत जो सिक्योरिटीज कवर्ड हैं, धारा 111 ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से संबंधित है, धारा 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से संबंधित है। लेकिन इन दोनों में जब स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स की बात होती है तो वो एक खास तरह की सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो कैपिटल गेन्स हैं, जो उन प्रकार की सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने से उत्पन्न होते हैं, उनके ऊपर हम स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगाते हैं। तो ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो सेक्शन 111 ए और 112 ए से कवर्ड होती हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे इस स्लाइड में। जो सिक्योरिटीज के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है वो सिक्योरिटीज 111 ए में और 112 ए में कवर्ड होती हैं। तो प्रश्न उठता है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कौन सी सिक्योरिटीज पे लगता है। हम जानते हैं कि जब इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या म्यूचुअल फंड्स के ऐसे यूनिट्स जो इक्विटी ओरिएंटेड हों या किसी बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स, इन सब के ट्रांजैक्शंस के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स लगता है। जब हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाते हैं तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर दोनों दशाओं में एसटीटी लगता है। चाहे हम जब इसको खरीदते हैं तो भी हमको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पे करना होता है, और जब हम इनको बेचते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तब भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देते हैं। जबकि जो यूनिट्स हैं उनकी दशा के अंदर हम सिर्फ ट्रांसफर करते समय एसटीटी देते हैं। तो जो इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं और बिजनेस ट्रस्ट्स के जो यूनिट्स हैं, ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंतर्गत आते हैं। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंतर्गत आने वाली ये सारी प्रतिभूतियां धारा 111 ए और 112 ए के अंतर्गत कवर्ड होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंतर्गत ही आने वाली सिक्योरिटीज 111 ए और 112 ए में आती हैं? नहीं, इनके अलावा भी ऐसी सिक्योरिटीज जिनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता, जो एसटीटी से कवर्ड नहीं है, लेकिन जिनके ट्रांजैक्शंस फॉरेन करेंसी में हुए हैं और वो किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्टेड हुई हैं, ऐसी जो फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस हैं वो भी इस धारा 111 ए और 112 ए में आते हैं। तो या तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से कवर्ड सिक्योरिटी हो, या कोई ऐसी फॉरेन करेंसी के अंदर होने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस जो किसी फॉरेन के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंतर्गत रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांजैक्टेड हुए हों, ये दोनों ही धारा 111 ए और 112 ए में कवर्ड होते हैं। जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए सेक्शन 111 ए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 112 ए अप्लाई करते हैं, तो उस समय ये बात भी ध्यान देने योग्य होती है कि सीधे हमको 111 ए और 112 ए के अंतर्गत स्पेसिफाइड रेट्स ऑफ टैक्स अप्लाई करें। इससे पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि जो सिक्योरिटी हमने बेची हैं वो एज ए कैपिटल एसेट बेची हैं। जो लोग सिक्योरिटीज में ही डील करते हैं, जो लोग सिक्योरिटी ब्रोकर्स होते हैं, जिनके लिए सिक्योरिटी अपने आप में स्टॉक इन ट्रेड है, उनके लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस की गणना कैपिटल गेन में ही नहीं होती। जब हम सिक्योरिटीज को सेल करते हैं एज ए स्टॉक इन ट्रेड, व्यापारिक रहतिये के रूप में, जब हम प्रतिभूतियों का विक्रय करते हैं, तो उन पे होने वाले लाभ की गणना व्यापार तथा पेशे शीर्षक में पीजीबीवी में होती है। कैपिटल गेन से उसका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि कैपिटल गेन के लिए हमने सबसे पहले आपको बताया था कि पूंजी संपत्ति कैपिटल एसेट और ट्रांसफर हस्तांतरण, ये दो चीजों का होना आवश्यक है, और स्टॉक इन ट्रेड कभी भी कैपिटल एसेट नहीं होता। तो जब हम सिक्योरिटीज को
स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बेचेंगे तो उससे उत्पन्न होने वाला जो प्रॉफिट है वो व्यापार तथा पेशे शीर्षक में कर योग्य होता है, उसका कैपिटल गेन्स शीर्षक से कोई लेना देना नहीं है। तो सेक्शन 111 ए और 112 ए को अप्लाई करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिन सिक्योरिटीज की हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं उन सिक्योरिटीज को हमने कहीं व्यापारिक रहतिये के रूप में तो नहीं बेचा, स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में तो हमने ट्रेड नहीं किया। और यदि वो एक पूंजी संपत्ति के रूप में, निवेश के रूप में करदाता के पास थी और उनको उसने पूंजी संपत्ति के रूप में बेचा है, तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत वो आएंगी और उन पर धारा 111 ए और 112 ए अप्लाई किया जाएगा। यहाँ ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वाली जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं द्वारा रखे गए जो सिक्योरिटीज हैं वो कभी भी स्टॉक इन ट्रेड नहीं माने जाते। वो जब सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्ट करते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो जब सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्ट करते हैं तो उनके लिए सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट होती हैं, कभी भी स्टॉक इन ट्रेड नहीं होती। तो यहाँ हमने ये जाना कि जो सेक्शन 111 ए और 112 ए के अंतर्गत कवर्ड होने वाले प्रतिभूतियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हमने दो भागों में बांटा था, एक ऐसा जो कि 111 ए में कवर्ड होता है और एक ऐसा जो 111 ए में कवर्ड नहीं होता। जो 111 ए में कवर्ड नहीं होता उसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि उसके संबंध में कैपिटल गेन की न तो कोई विशेष कर की दरें हैं और न कोई आयकर के नियम हैं, क्योंकि वो एक सामान्य आय मानी जाती है और उसे हम अन्य शीर्षकों की आय के साथ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज की इनकम के साथ क्लब कर देते हैं और सामान्य आय के रूप में स्लैब रेट्स की गणना करते हुए उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बचा सिर्फ ऐसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो धारा 111 ए में कवर्ड होता है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज पे कवर्ड होता है। उसको जब हम टैक्सेबल करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को, तो उनके ऊपर टैक्स की रेट लागू होती है 15%, और 15% के ऊपर सरचार्ज लिया जाएगा। सरचार्ज की दर हम जानते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एसएससी, कि करदाता इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कोई कंपनी है, नेचर ऑफ एसएससी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो भी दशा है, जो भी केस है जिसकी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना कर रहे हैं, उसके ऊपर लागू होने वाले सरचार्ज की रेट 15% के ऊपर लगा दी जाती है, यदि सरचार्ज लागू होना है तो। क्योंकि हम जानते हैं कि सरचार्ज एक निश्चित आय से ऊपर, आय के ऊपर ही लागू होता है। तो यदि उस आय की सीमा से ऊपर जा रहा है तो सरचार्ज लागू होगा, नेचर ऑफ एसएससी के ऊपर डिपेंड करती हुई दरों से। तो 15% के ऊपर सरचार्ज यदि है तो वो लगाया जाता है। इन दोनों को जोड़ के जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उस पर 4% सेस, एजुकेशन सेस लगाया जाता है। इस प्रकार से जो टैक्स की गणना है सेक्शन 111 ए के अंतर्गत, उसको 15% बेसिक टैक्स रेट से टैक्सेबल किया जाता है। जब हम 111 ए के अंतर्गत किसी अल्पकालीन पूंजी लाभ की कर योग्यता करते हैं, तो हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि कभी कभी किसी करदाता की गत वर्ष में इस प्रकार के अल्पकालीन पूंजी लाभ को छोड़कर जो शेष अन्य आय हैं, वो अन्य आय बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो। यानी कि हम जानते हैं कि स्लैब रेट्स के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए तक की सीमा तक टैक्स नहीं लगता, या फिर सीनियर सिटीजन्स की दशा में 3 लाख रुपए तक की सीमा पे, या सुपर सीनियर सिटीजन्स की दशा में 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगता। तो ये जो 2.5 लाख रुपए तक की, 3 लाख रुपए तक की, 5 लाख रुपए तक की, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ एसएससी, जब हम सीमा रखते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता, उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो जब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट किसी आदमी की एग्जॉस्टेड नहीं हो रही हो, यानी कि किसी व्यक्ति की यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो धारा 111 ए के अंतर्गत कवर्ड होता है वो तो है 5 लाख रुपए का, लेकिन इसके अलावा अन्य प्रकार की जितनी भी आय हैं वो सब 1 ही लाख रुपए की हैं, तो ऐसी दशा के अंदर हम ये कहेंगे कि उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी कवर्ड नहीं हुई। तो हम इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1 लाख, अगर उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है,
तो हम 1 लाख रुपए की तो अन्य आयों से कवर्ड हो गई, एग्जॉस्ट हो गई। बाकी की जो 1.5 लाख रुपए की अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन लिमिट है, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर लागू कर सकते हैं और वहाँ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसका लाभ हम किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिल सकता है। ओनली इन केस ऑफ किसी निवासी व्यक्ति या निवासी हिंदू अविभाजित परिवार को अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन लिमिट का लाभ धारा 111 के अंतर्गत आने वाले अल्पकालीन पूंजी लाभ की कर योग्यता के समय प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि जब हम अल्पकालीन पूंजी लाभों को धारा 111 ए के अंतर्गत 15% बेसिक रेट से टैक्सेबल करते हैं, तो ऐसे अल्पकालीन पूंजी लाभों की गणना करते समय हम धारा 80 की 80C से लेके 80U तक की सारी जो छूटें हैं जिनका जिक्र इनकम टैक्स के चैप्टर 6A के अंदर किया गया है, उन सारी छूटों को इनके ऊपर अलाउ नहीं करते। हमको धारा 80 की कोई भी छूट ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर नहीं मिलती जो सेक्शन 111A के अंतर्गत कवर्ड है। तो हमने आज यहाँ चर्चा की बेसिकली हम जो कैपिटल गेन्स हेड में किन किन प्रकार के रेट्स को इस्तेमाल करने के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग अलग हम कैसे बांटते हैं, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी की भी यहाँ हमने चर्चा की कि धारा 111 के अंतर्गत कवर्ड होने वाले ट्रांजैक्शंस के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेसिक टैक्स रेट्स 15% प्लस सरचार्ज प्लस 4% सेस से टैक्सेबल होता है, और शेष शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल इनकम की भांति स्लैब रेट के अंतर्गत क्लब क्लब होकर टैक्सेबल होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में टैक्सेबिलिटी की चर्चा हम इससे आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। नमस्कार।